हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 1 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईबीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ये पेपर 3 के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस, आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज भी देनी थी। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी अब मंथली पेड पैकेज में शुरू कर दी गई है। एक मेरी तरफ से आप लोग का सपोर्ट देखते हुए एक एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। इसके बारे में मैं लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी अपन इन सब चीजों पे समय वेस्ट नहीं करते। मैं चाह रहा हूं कि अभी आप पहले पूरा लेक्चर देख लो, टॉपिक्स जो है वो अपने कवर कर लो, फिर लास्ट में पेड कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। राइट, अभी स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नई सर्विस आज से शुरू हुई है, तो उसके बारे में आप जरूर एंड में देख लीजिएगा। ठीक है, पेड पैकेज जो है अपना, और कीमत बढ़ाई नहीं है, कीमत उतनी ही है, प्राइस उतना ही है, उसमें और एक एक्स्ट्रा चीज आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मेरी तरफ से ऐड कर दी गई है। राइट, तो इसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया, डायरेक्टली पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है स्क्रब टाइफस के बारे में। तो ये स्क्रब टाइफस क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, इसको बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक जीवाणु रोग है ये स्क्रब टाइफस। याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स में, स्क्रब टाइफस अभी न्यूज में था, क्या है ये? तो याद रखिएगा, एक बैक्टीरियल डिजीज है ये। इस डिजीज के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 600 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं नागालैंड के नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि म्यांमार की बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर 600 लोग इन्फेक्ट हो गए, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, लगातार इस प्रकार की आज की डेट में डिजीज वायरसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हमने कई बार चर्चा करके रखा हुआ है कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो हम लोग आज की डेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये सब वायरसेस जो है वो आज की डेट में नजर आ रहा है। और इवन मैंने आपको याद रहा होगा, काफी समय पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, बात करी थी कि काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर का ये कहना है कि जो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसके कारण जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आपको पता होगा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं। तो कहा जाता है कि इन ग्लेशियर्स की खोज जो है वो अभी तक नहीं हुई, डिस्कवरी नहीं हुई कि इन ग्लेशियर्स के नीचे क्या है। और साइंटिस्ट, रिसर्चर्स का अनुमान यह भी है कि इन ग्लेशियर्स के नीचे कुछ बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल डिजीज जो है वो हो सकती है, वायरस वगैरह हो सकते हैं। राइट, बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीजें हो सकती है उसके अंदर। तो अगर वो बर्फ मेल्ट होती है तो ये पूरे वायरसेस वगैरह जो है, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो बाहर एनवायरमेंट में स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली चीज भी है एक थ्रेटनिंग, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी कोरोना वायरस क्यों हुई, तो आप लोग उसके बारे में अच्छे से वाकिफ है, जानते हैं कि ह्यूमंस ने जिस प्रकार से एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करना जो शुरू किया था, उसी के चलते ये डिजीज हम लोग को देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के एक्सप्लॉइटेशन का ही ये नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सब डिजीज वगैरह। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई, आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। तो चलिए स्क्रब टाइफस की आगे चर्चा करें। तो ये हो किसके कारण रही है? तो एक बैक्टीरिया के कारण हो रही है। बैक्टीरिया जो है उसका नाम है ओरेंटिया सुट्सुगामुशी। ओरेंटिया सुट्सुगामुशी, तो ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया होता है एक मच्छर के काटने से, एक लार्वा माइट से, मच्छर नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली इसको, एक प्रकार का कीड़ा ही हम लोग को देखने को मिलता है। ये कीड़े के काटने से जो है ये बैक्टीरिया होता है, लार्वल माइट्स जो है इसके काटने से होता है। और ये फैमिली ट्रॉम्बिक्यूलिट से बिलोंग करता है, और इसको चिगर्स के नाम से भी जाना जाता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस भी व्यक्ति को ये डिजीज होती है उसको फीवर आने लगता है, सर दुखता है, बॉडी पेन करती है, कुछ रैशेस वगैरह हो जाते हैं बॉडी में। राइट, ज्यादातर ये डिजीज हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सब एरियाज पर, यहाँ पर गांव क्षेत्र जो है वहां पर ये ज्यादा डिजीज हो रही है। ट्रीटमेंट के तौर पर एंटीबायोटिक्स की दवाइयां वगैरह दी जाती है, बट इसकी अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिएगा, एक और नई डिजीज सामने आ रही है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस।
राइट। ये बैक्टीरियल डिजीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अगेन एक और वायरस फिर से सामने नजर आ रहा है, कैट क्यू वायरस ये है। तो कैट क्यू क्या है, याद रखना वायरस है ये वायरस सुअरों में और मच्छरों के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, फैलता है, राइट। साइंटिस्ट ने इंडिया को वार्निंग दी है कि एक और काफी घातक थ्रेटनिंग वायरस कैट क्यू वायरस हो सकता है आने वाले समय में, और चाइना में ये वायरस रिपोर्ट किया जा रहा है, राइट। और देखिए चाइना के अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटी हो ही रही है। अपन ने प्रीवियस पास्ट में भी कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ वायरसेस की बात करी थी जो चाइना के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। तो अगेन उनमें एक और नाम जुड़ गया है, कैट क्यू वायरस, राइट, याद रखिएगा। और इंडिया में भी इसके फैलने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। और ये वायरस जो है ये बेसिकली एक मच्छरों में, क्लूएक्स मॉस्किटोज में और सुअरों में जो है वो पाया जा रहा है इसका प्रेजेंस, इस वायरस का। और चाइना और वियतनाम में ये वायरस देखने को मिला है। कैट क्यू वायरस की बात करें तो ऑर्थोपॉड यानी कि वो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, मच्छर वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, ऑर्थोपॉड्स होते हैं वो। तो ऑर्थोपॉड ब्रॉन वायरस है, कीड़े मकोड़ों इंसेक्ट से ये वायरस पैदा हुआ है और ये स्प्रेड होता है मच्छरों से और डोमेस्टिक पिग से, घरेलू सुअरों से, राइट। और गाइस इंडिया खतरे में क्यों है, इंडिया क्यों असुरक्षित है? तो देखिए ये डिजीज जो है वो स्वाइन यानी कि सुअर के थ्रू फैलती है और हमारी कंट्री में सुअर की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, प्लस काफी सारे लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है सुअरों के ऊपर, राइट। काफी सारे लोग जो है वो सुअर का ट्रेड करते हैं, राइट। तो ये ऑक्यूपेशन उनका ये हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। आपको याद रहा होगा अपन ने कुछ महीने पहले चर्चा भी करी थी एक स्वाइन फीवर नाम की डिजीज के बारे में, तब उस समय हम लोग ने इन सब के बारे में डिस्कस भी किया था, राइट, कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये इशू जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और साथ ही साथ एक जंगल मैना हम लोग को देखने को मिलती है, मैना जो पक्षी होती है ना, तो जंगल मैना जो है वहां से भी इस डिजीज की, इस बीमारी की जो है वो पुष्टि की गई उसके थ्रू, जंगल मैना में, राइट। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के रिसर्चर्स ने यह पाया कि हमारी कंट्री के अंदर 883 ह्यूमन सीरम सैंपल्स लिए गए थे। उन 883 ह्यूमंस में से 2 लोगों की बॉडी में इस वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई। तो कहा गया कि 2 ह्यूमंस की बॉडी में ये वायरस थे और कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस वायरस से कांटेक्ट हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है, राइट, यानी कि इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं और ये इन्फेक्शन जो है वो काफी तेजी से फैल भी सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ह्यूमंस पर इसका क्या इफेक्ट्स होने वाला है, तो इस वायरस के चलते ह्यूमंस को फेब्राइल इलनेस यानी कि बुखार आने लगेगा, वीकनेस होने लगेगी। इसके अलावा मेनिंगिटिस नाम की एक डिजीज होती है वो हो सकती है, एनसीफेलाइटिस डिजीज हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है वो ह्यूमंस को हो सकती हैं इस वायरस के कारण। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली इसके नाम के बारे में। कभी कभी डायरेक्टली नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, यहां पर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 की बात हो रही है। यूनियन होम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का। यूनियन होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का जो उद्घाटन हुआ है उसके पीछे जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारी कंट्री के दूसरे एरियाज जो है उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन करवाना। एक प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो कल्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, उसकी जानकारी रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रोवाइड कराना, राइट। यानी कि लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में बताना जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे नहीं रहते हैं। और सेम गोज विद कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे रहने वाले लोगों को जो रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द कंट्री जो हमारी है, तो वहां पर कौन से कल्चर्स हैं उनकी जानकारी उनको देना। तो इस प्रकार से बेसिकली फोकस किया जा रहा है, इस प्रकार से कल्चर्स और ट्रेडिशन जो है वो आपस में शेयर करने को लेकर ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है तो उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराना। इसकी जो थीम है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन विच स्पीक्स ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर अट्रैक्टिव व्हेन द सेक्टर पिक्स अप द मोमेंटम। तो ये चीज है, फोकस टूरिज्म के ऊपर भी है यहाँ पर, और स्पेशली कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करना रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ हमारी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 के बारे में। हालांकि ये वाला टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस के बारे में तो आपको पता है ना, फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, इसके बारे में एक आइडिया होगा ही आपको। फॉरेंसिक साइंस जैसे कि आपको पता होगा कहीं पर भी कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम सीन पर जो कुछ लोग आते हैं जो कि वहां पर डीएनए कलेक्ट करते हैं, खून के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, कि वहां पर यानी कि कोई भी सबूत जो है ये इस प्रकार से जो कलेक्ट किया जाता है, जिस टीम के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो ये एक्सपर्ट टीम होती है। तो ये फॉरेंसिक साइंस के थ्रू हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये
मतलब जो फॉरेंसिक की टीम आती है वो पूरे सैंपल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्राइम सीन पे, उससे फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश करती है, ब्लड सैंपल लेती है, फिर उसकी जांच करती है, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को जो देखने को मिलती है, जो एक्सपर्ट टीम होती है वो फॉरेंसिक टीम के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसी की ही है ये यूनिवर्सिटी। यहां पर ये बिल के थ्रू टारगेट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी कंट्री के अंदर वो रुचि लें फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक फील्ड की तरफ, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें एंट्री लें। तो इसको लेकर ये टॉपिक था। यहां पर यूनिवर्सिटी वगैरह स्टैब्लिश हुई है, पार्लियामेंट के द्वारा ये बिल जो है वो पास हो गया है, और बिल के थ्रू देखने को मिलेगा कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में स्टैब्लिश की जाएगी, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गुजरात के तौर पर देखने को मिलेगी। तो गुजरात के अंदर बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हो, राइट। और बिल ने डिक्लेयर किया है इस यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर ये यूनिवर्सिटी भी डिक्लेयर हो गई है इस बिल के तहत। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि लोग जो है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड की तरफ जो है वो आए, और रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने को लेकर ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, राइट, बट फिर भी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। और अब जो ये टॉपिक आपके सामने है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हम लोग 3 कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये 3 कोड को हम लोग देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड से। तो लोकसभा के अंदर जो है ये पास हो गया है ये वाला कोड, और ये तीनों ही कोड्स पास हुए हैं लोकसभा के अंदर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है वो क्या कहते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार फोकस कर रही है कि जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्प्यूट्स के मामले हम लोग को सामने नजर आते हैं, विवाद वगैरह होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उन विवादों को जो है वो रिजॉल्व करने को लेकर, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने को लेकर प्रोविजन जो है वो लाए गए हैं। यहां पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगी, यानी कि इंडस्ट्रियल कोर्ट होगी, और इस कोर्ट, इस अदालत के अंदर जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड मामले जो है वो सुने जाएंगे। तो पहले यहां पर प्रोविजन था कि यहां पर 1 मेंबर होगा इस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, बट अब मेंबर की संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई है। अब से 2 मेंबर्स हम लोग को इस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में देखने को मिलेंगे। यहां पर फोकस किया जा रहा है कि डायरेक्टली जो भी मैटर्स जो रिजॉल्व नहीं होते हैं रिजॉल्विंग स्टेज पे, यानी कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो कि मतलब आसानी से रिजॉल्व हो सकते थे बट वो फिर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मुद्दे भी जो है वो डायरेक्टली इस ट्राइब्यूनल पर लाए जा सकेंगे। सुनवाई ऐसे मुद्दों की भी इस ट्राइब्यूनल पर, इस अदालत पर हो सकेगी। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही मतलब ये ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर घोषित कर देते हैं, जजमेंट दे देते हैं, राइट, तो उनके ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर अंदर उनका जो ऑर्डर है, उनका जो जजमेंट है वो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो इस पर भी एक टाइम बाउंडेशन हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है कोड के अंदर, राइट। इसके अलावा यहां पर जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वर्कर जो होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि उनको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसे कि काफी सारे वर्कर जो होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको कुछ टेम्पररी बेसिस पर रखा जाता है, इनवाइट किया जाता है, बट यहां पर कहा जा रहा है कि उनको भी ऑप्शन मिलेगा कि वो भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर। और यहां पर कहा जा रहा है कि उनको भी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी, जब वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जब एंट्री लेंगे तो उनको भी इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उस कंपनी के, उस इंडस्ट्रीज के दूसरे जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो सेम बिल्कुल यहां पर कहा जा रहा है, यानी कि किसी प्रकार का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि परमानेंट एम्प्लॉयज और टेम्पररी एम्प्लॉयज के बीच में। जो भी एम्प्लॉय अगर मतलब एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है, कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसको भी सेम बेनिफिट, सेम पर्क्स, हर एक चीज जो है उसको मिलनी चाहिए, जिसमें सैलरी इंक्लूड होगी, कितने घंटे काम करना है वो वाली चीज इंक्लूड होगी, सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड होगी, और भी दूसरे बेनिफिट्स जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर शामिल की गई है। इसके अलावा यहां पर एक नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल, ये दोनों चीज का प्रोविजन यहां पर रखा गया है। यानी कि कोई भी मामला, डिस्प्यूट्स वगैरह होता है तो ट्राइब्यूनल में जाने से पहले वो डिस्प्यूट जो है इस नेगोशिएटिंग यूनियन के पास भी जा सकता है और नेगोशिएटिंग काउंसिल के पास भी जा सकता है, जो कि मुद्दे को आपस में बैठकर ट्राइब्यूनल में जाने से पहले ही जो है वो रिजॉल्व कर सके। इसके अलावा यहां पर प्रोविजन ये भी बनाया गया है कि ट्रेड यूनियंस को सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने पर फोकस ये रहेगा कि यहां पर और बेहतर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से जो है वो वर्कर्स के लिए काम किया जा सके, क्योंकि देखो वर्कर्स जो होते हैं उनका ट्रेड यूनियन होता है, राइट, वो मिलकर जो है वो ट्रेड यूनियन अपना बनाते हैं कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ये मिलकर जो है वो रिजॉल्व करने पर फोकस करते हैं। और आपने कई बार मूवी वगैरह में भी देखा होगा, स्ट्राइक वगैरह कर लेते हैं ट्रेड यूनियन, राइट, वो इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड्स वगैरह फुलफिल नहीं होती। तो यहां पर ये भी देखा जाएगा
कि ये जो ट्रेड यूनियन जो है इनमें वर्कर्स के साथ जो है यानी कि आपस में वर्कर्स के एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग को देखने को मिलेगी और एक प्रकार से मतलब उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो होगी वो ट्रेड यूनियन में आपस में मिलकर जो है वो रिजॉल्व की जा सकेगी। और एम्प्लॉयर जो है अगर किसी एम्प्लॉय को टारगेट करते हैं तो वो एम्प्लॉय अपने ट्रेड यूनियन पे जो ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता है उससे आके कंप्लेन कर सकते हैं और फिर वो मिलकर जो है वो उस वर्कर के ऊपर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो उस पर फिर वो डिमांड रखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो और भी वर्कर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी और वर्कर्स की जो राइट्स है उस पर और बेहतर और इफेक्टिव तरीके से चीजें सामने आएंगी, नजर आएंगी, देखने को मिलेगी। राइट, तो ये चीज भी यहां पर बताया गया है। इसके अलावा एक प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक प्रोविजन री स्किलिंग फंड का भी यहां पर मेंशन किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है और ये इस प्रकार का री स्किलिंग जो है वर्कर्स के लिए वो पहली बार किया गया है। इस प्रकार की चीज री स्किलिंग की, देखो एक वर्कर को स्किल्स प्रोवाइड कराना तो ये तो एक अलग चीज हो गई, बट ये री स्किलिंग क्या है? तो देखो जिस भी वर्कर को जॉब से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उन वर्कर्स को एक चांस दिया जाएगा कि वो वर्कर जो है वो अपनी यानी कि जिस भी प्रॉब्लम से उसको निकाला गया है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी किसी वर्कर को तभी निकालती है तो फिर ईगो क्लैश होता है जो कि ज्यादातर देखने को मिलता ही है। और दूसरी चीज वो वर्कर जो होता है वो केपेबल नहीं होता या फिर वो काम जो है वो जो कंपनी चाह रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। राइट, तो यहां पर यह चीज बताई गई कि एक रीस्किलिंग का भी फीचर लाया जाएगा कि अगर जिस वर्कर को जॉब से निकाला गया तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उनकी जो कमियां हैं वो फुलफिल कर सकें, यानी कि वो स्किल्स वगैरह अपनी दोबारा से हासिल कर सकें, राइट, रीबिल्ड कर सकें अपनी स्किल्स को और दोबारा से फिर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, राइट, जिससे कि उनको फिर बाद में जॉब भी मिल सकेगी अगर वो रीस्किल हो जाएंगे तो ये एक अच्छा प्रोविजन जो है वो वर्कर्स के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये तीनों ही जो बिल आपके सामने है ये वर्कर्स को लेकर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो है ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगेन ये लोकसभा में पास हुआ है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है, इसके रीच को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्या क्या बोला मैंने? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपको पता होगा कि जो कंपनीज वगैरह होती है, स्पेशली जो फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज देखने को मिलती हैं, इन कंपनीज में एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका इंश्योरेंस करती है कंपनी, राइट, कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और ये बेसिकली कुछ पैसा जो है वो कंपनी देती है, कुछ पैसा सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में हम लोग को देखने को मिलता है ना, वैसे ही वाली चीज है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और उनको प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। तो यहां पर बताया जा रहा है कि राइट टू हेल्थ सिक्योरिटी, यानी कि क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ का इंश्योरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ की सिक्योरिटी जो है, ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर सभी वर्कर्स को प्रोवाइड करने को लेकर ये चीज हम लोग को सामने देखने को मिल रही है, नजर आ रही है। इसमें ESIC की फैसिलिटी अभी तक जो 566 डिस्ट्रिक्ट में थी उसको बढ़ाकर सभी की सभी 740 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जा रही है। और यहां पर मैंडेटरी किया गया है, मैंडेटरी रखा गया है कि जितने भी वर्कर्स हजार्डस सेक्टर में काम करते हैं, राइट, खतरनाक क्षेत्र में काम करते हैं जितने भी वर्कर्स, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको इंश्योरेंस उनका करवाना जरूरी है, राइट। और अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ एकमात्र यानी कि एक ही सिर्फ वर्कर काम क्यों ना कर रहा हो, तो उस एक वर्कर का भी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, जो भी हजार्डस सेक्टर की फील्ड में काम करते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी और गिग वर्कर्स को भी ESIC से लिंक करने का यहां पर प्रोविजन भी सामने देखने को मिल रहा है, राइट। अब गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो टेम्पररी पीरियड के लिए आते हैं जॉब में, यानी कि कोई भी कंपनी होती है अगर वो किसी को टेम्पररी पीरियड के लिए इनवाइट करे तो वो जो वर्कर्स होते हैं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, वो फ्रीलांसर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये गिग वर्कर्स की डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को ESIC के साथ लिंक करने का ये प्रोविजन सामने है, नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर EPFO की भी बात की गई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। यहां पर कहा गया है कि जितने भी ऑफिसेज, जितनी भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज जो है जहां पर 20 वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, 20 वर्कर्स, तो उन सभी के सभी में EPFO का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि वहां पर वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है वो यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो कंपनी जो है वो अपने वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड जो है वो कराए, यानी कि लिंक कराए उनका जो प्रोफाइल है उसको उनके प्रोविडेंट फंड के साथ, जिससे कि रिटायरमेंट के समय पर उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके, राइट। तो ये वाली चीज भी सामने नजर आ रही है। और एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि सिर्फ वही एस्टैब्लिशमेंट, वही ऑफिस जो कि शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड थे, सिर्फ उन्हीं को रखा गया था अप्लाई करने के लिए, बट अभी ये सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर अवेलेबल होंगे, यानी कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं, जितनी भी कंपनीज वगैरह होती हैं, वो सभी के सभी इसमें
इन्वॉल्व हो सकती हैं, ईपीएफओ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहां पर यह भी ऑप्शन है कि जो 20 वर्कर्स का जो हम लोग को कैप देखने को मिलता था, यहां पर जिन कंपनीज के अंदर, जिन ऑफिसेज में 20 से कम लोग भी काम करते हैं, तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन के तौर पर भी ओपन करा दिया गया है। तो ये वाली चीज भी यहां पर नजर आ रही है, सामने देखने को मिल रही है। और यहां पर यह भी कहा गया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स होते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, किसी कंपनी के अंदर नहीं होते, तो वो उनको भी जो है ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा प्रोविजंस कुछ इस प्रकार के भी सामने रखे गए हैं, नजर आ रहे हैं, जिसके तहत वेरियस स्कीम्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी आने वाले समय में। और ये स्कीम जो होंगी वो स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को लेकर हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो ये आने वाले समय में ये कुछ चीजें भी जो है वो आने वाली हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी फंड भी क्रिएट किया जाएगा। जो भी स्कीम्स जो हम लोग को देखने को मिलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, तो उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी फंड का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ एक प्रोविजन ग्रेचुटी का। तो ग्रेचुटी क्या है पहले ये आप समझो। तो देखो, ग्रेचुटी का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय जब अपनी कंपनी से एग्जिट करते हैं, राइट, निकलते हैं उस कंपनी से, तो उस कंपनी की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एम्प्लॉय को वो जाते जाते कुछ मॉनिटरी रिवॉर्ड जो है वो दें। और क्यों मॉनिटरी रिवॉर्ड दें, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो उस व्यक्ति ने इतने सालों तक जो अपनी लॉयल्टी पेश करी उस कंपनी के लिए, इतने सालों तक उस कंपनी से जुड़े रहे, काम किया, तो उसके बदले में ये कंपनी जो है उनको जाते जाते एक रिवॉर्ड दे रही है कि आप इतने सालों तक हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इस चीज के लिए ये प्रोविजन हम लोग को ग्रेचुटी का देखने को मिलता है। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, यहां पर बताया जा रहा है। और यहां पर यह भी कहा गया था, पहले के समय पे जो ग्रेचुटी हुआ करती थी उसमें कुछ एक टाइम पीरियड हुआ करता था, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो अब यहां पर बताया गया कि ऐसा कुछ मिनिमम टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। यहां पर एक व्यक्ति अगर मान के चलो 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले भी अगर ऑफिस छोड़ते हैं, तो ये प्रोविजन आना चाहिए कि उनको जो है वो कंपनी कुछ रिवॉर्ड दें, यानी कि ग्रेचुटी ऑफर करें। तो इस तरीके ये वाली चीज भी जो है वो यहां पर मेंशन बताई जा रही है, राइट। तो ये था पूरा इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला, सोशल सिक्योरिटी कोड से रिलेटेड टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सेफ्टी की बात हो रही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की, कि जिस जगह पर व्यक्ति काम कर रहा है तो वो जगह जो होनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए, सिक्योर्ड होनी चाहिए, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर कभी भी वो अपने एम्प्लॉय का फ्री हेल्थ चेकअप करवाए, राइट। इसके अलावा वो एम्प्लॉय जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिलना चाहिए, यानी कि एक लेटर देकर जो है उसको अपॉइंट करना चाहिए, जिससे कि लीगलाइज हो पूरी चीजें, राइट। और सिने वर्कर्स जो होते हैं, सिने वर्कर्स यानी कि सिनेमा के वर्कर्स, थिएटर फील्ड में जो वर्कर्स काम करते हैं, तो यहां पर बताया गया कि उन वर्कर्स को अब ऑडियो विजुअल वर्कर्स कहा जाएगा, जिससे कि और भी ज्यादा वर्कर्स को इस फील्ड के अंदर, इस सिने वर्कर्स में इंक्लूड किया जा सके और काफी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड का, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड टॉपिक। एंड ये 3 कोड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। एंड गाइज, इन कोड्स से रिलेटेड आगे चल के और कुछ एडिशनल चीजें मुझे मिलती है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इस कोड्स के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें थी जिन पर अभी डिस्कशन ऑलरेडी चल ही रहा है। तो उन डिस्कशन में, डिबेट्स में अगर कुछ फ्रूटफुल चीज मुझे मिलती है, नजर आती है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो वो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है उमंग के बारे में। तो उमंग एक हम लोग को मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलती है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, न्यू एज गवर्नेंस की है ये। इसको डेवलप किया है मीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और एनईजीडी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, राइट। और फोकस किया गया है गवर्नेंस को लेकर आना इंडिया के अंदर, यानी कि बेहतरीन गवर्नेंस, यानी कि सिटीजन जो है उनको वेरियस सरकार की सर्विसेज जो है वो मिल सके एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म है सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि सभी इंडियन सिटीजन्स पैन इंडिया ई गव सर्विसेज जितनी भी, यानी कि सरकार की जितनी भी सर्विसेज है, तो सेंट्रल लेवल की, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, और दूसरी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, वो सिंगल एक एप्लीकेशन में मिल सकती है। तो आप चाहेंगे गाइस, तो यानी कि अगर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ यहां पर क्लिक कीजिएगा पीडीएफ पे, जिस जगह पर मैंने कर्सर बनाया हुआ है, या फिर आप ये जो फोटो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो, मतलब एक एडवर्टीजमेंट है ये बेसिकली इस एप्लीकेशन का, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कराती है उमंग एप्लीकेशन। जैसे कि जन औषधि केंद्र जो है वो कहां पर अवेलेबल है,
वो वाली सर्विसेज, जो स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सर्विसेज, बहुत सारी चीजें यार, मतलब जो सिटीजन्स के लिए जो सर्विसेज जिनकी उनको आवश्यकता होती है वो पूरी की पूरी सर्विसेज जो है वो इसमें अवेलेबल है, मिल जाएंगी इस एप्लीकेशन के अंदर, राइट। और एप्पल iOS प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है ये एप्लीकेशन, और गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज है, बट हालांकि अगर आपको फ्री टाइम मिले तो देख लेना, और या फिर इन जनरल देख लेना आप, तो मतलब समझने के लिए थोड़ा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल बस अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि उमंग अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए उमंग एक एप्लीकेशन है जो कि मतलब न्यू एज गवर्नेंस की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन जिसमें सरकार के द्वारा जितनी भी पैन इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो सब की सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। और ना ही पैन इंडिया, जो लोकल सर्विसेज भी जो होती हैं, जो जिस एरिया पर, जिस लोकल एरिया पर जो लोग रहते हैं, तो वहां की जो लोकल सर्विसेज, तो वो भी इसमें लिंक्ड हम लोग को देखने को मिलती है रीजन वाइज, क्योंकि आप जिस भी रीजन पे रहते हो, जिस भी लोकेशन पे रहते हो, तो उस लोकेशन को अगर आप, यानी कि आप रजिस्टर करते हो अपने मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को, और उसके बाद फिर अपनी लोकेशन वहां पर डालते हो, तो आपके लोकेशन पे, लोकल एरिया पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं, तो वो भी यहाँ पर इसमें पॉपअप होंगी, राइट, आपको नजर आएंगी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक उमंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक्विजिशन काउंसिल। तो ये एक ऐसा काउंसिल है कि जो कि जब भी हम लोग कोई भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट को, वेपन्स वगैरह को, मिसाइल्स वगैरह, किसी भी प्रोडक्ट को डिफेंस के परचेज करते हैं, राइट, तो ये जो काउंसिल है ये बेसिकली सामने आती है, यानी कि इस काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही प्रोडक्ट जो है वो परचेज हो सकते हैं। तो ये है काउंसिल, इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इस काउंसिल का फंक्शन क्या है, तो ये बेसिकली पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है एक्विजिशन के लिए, परचेज करने के पर्पस के लिए, कि जितने भी हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स जो होते हैं तो उसके ऊपर ये प्रोवाइड कराती है। ये क्लियर करती है सभी एक्विजिशन को, मैंने भी आपको बताया था कि जितनी भी हमारे जो परचेज होते हैं तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। ये अप्रूवल देती है, उसके बाद फिर पॉसिबल होता है। और इसमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, और जो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो भी यहां पर इंक्लूडेड है। और ये बनाई गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2001 में जो ये हम लोग को देखने को मिला था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, ये मतलब एक ग्रुप था, तो उसके, और ये कारगिल वॉर जब हुआ था 1999 में, तो उसके बाद फिर ये बनाई गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए DAC के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। ये बिल पास हुआ है अभी रिसेंटली पार्लियामेंट पर हम लोग को देखने को मिला था, और बिल ने अमेंड किया है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 को। इस बिल ने रद्द किया है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को, जिसके बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी अप्रैल में, और जब उस समय ये ऑर्डिनेंस आया था। और इस बिल के अंदर जो इंक्लूड किया गया है वो ये किया गया है कि हमारे जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ मेंबर्स हो गए हेल्थ केयर के, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा कोरोना वायरस के समय पे, जैसे कि इंदौर सिटी है, ऐसे ही काफी सारी सिटीज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे थे लोगों की हेल्प करने, ये चेक करने की किसी को कोरोना वायरस है कि नहीं है, बट उन्हीं को जो है पत्थर वगैरह फेंक कर मारा गया था। तो ये बहुत बुरी स्थिति इस प्रकार की हुई थी हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ। इवन हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कई बार, यानी कि इन जनरल भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई पेशेंट आए, अब कुछ लोग होते हैं माफिया नेचर के, आपको पता होगा काफी सारे डॉन्स लोग होते हैं हमारी कंट्री में भी, काफी माफिया नेचर के लोग हैं। तो वो जब हॉस्पिटल एंटर करते हैं तो डॉक्टर्स को चमकाने लगते हैं, हेल्थ केयर वर्कर को मारने लगते हैं, राइट। या फिर अब कोई इंडिविजुअल है, उनके फैमिली मेंबर है, अगर उसकी मौत हो गई या कुछ हो गया तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ही पिटाई हो जाती है, राइट। तो बट यहां पर ये जो बिल है ये स्पेशली एपिडेमिक के समय पर, महामारी के समय का पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उस समय पर हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन करने को लेकर ये बिल जो है, राइट, यानी कि इसमें इंक्लूड किया गया है कि हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको भी प्रोटेक्ट करना है कोरोना वायरस के समय पर, जो कि कोरोना वायरस को खत्म करने के ऊपर काम करते हैं, राइट। और यहां पर पावर एक्सटेंड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर सके पेंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए, यानी डिजीज को रोकने के लिए, स्प्रेड से बचने के लिए, राइट। इसके अलावा ये कानून जो है वो ये भी कहता है कि जो भी व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर्स को मारते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ को खतरे में डालते हैं, तो वो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा अपराध करता है, तो ये जो अपराध होगा, जो भी ये व्यक्ति करेगा, तो वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को बेल भी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी ऐसा करता है उसको 3 महीने की जेल और 3 महीने से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का उसको फाइन भरना होगा। और जो भी व्यक्ति ये वर्कर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस जो भी व्यक्ति यानी जो आरोपी है,
उसकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा हेल्थ केयर वर्कर को भी, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल जो होगा वो अपराधी होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस बिल के अंदर हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, जिसका एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 के बारे में। ये पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया है। ये बिल के तहत रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी और ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत स्टैब्लिश की जा रही है। और ये बिल जो है ये डिक्लेयर कर रहा है यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और ये बिल जो है वो रद्द कर रहा है 2009 के इस कानून को। और ये बिल प्रोवाइड करा रहा है वेरियस अथॉरिटीज, मतलब यानी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और अथॉरिटीज की अगर हम लोग बात करें तो एक इसमें गवर्निंग बॉडी होगी। गवर्निंग बॉडी इस यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो है वो फ्रेम करेगी, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा कि जो भी ये पॉलिसीज जो होंगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो काम करेगा, और ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर कार्य करेगा, काम करेगा। इसके अलावा एक एकेडमिक काउंसिल हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि जितनी भी एकेडमिक्स पॉलिसीज होती है, यानी कि वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा उस एकेडमी के अंदर, कौन से कोर्सेज होंगे, तो ये जितनी भी एकेडमिक से रिलेटेड जितनी भी जो चीज है वो ये उसको संभालने का कार्य जो होगा वो एकेडमिक काउंसिल का होगा। और यूनिवर्सिटीज किस प्रकार से काम करेगी, तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस और रिसर्च प्रोवाइड कराएगी पुलिस साइंस में, जिसमें कोस्टल पुलिसिंग भी है और साइबर सिक्योरिटी भी है। तो हमारी कंट्री की पुलिस सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो काम करेगी, इंस्ट्रक्शंस देगी, रिसर्च वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएगी, और साथ ही साथ स्टैब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी पूरे कॉलेज को। ये प्रिस्क्राइब करेगी कोर्सेज कि कौन से कोर्सेज होने चाहिए, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराने का काम इसका होगा, डिग्री देगी ये, और दूसरे भी और कुछ मतलब चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड की गई, शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर बात करेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में। तो ये देखो, ये कौन है, आपको क्या लग रहा है ये कौन व्यक्ति है? तो ये है विजय माल्या। अब आप समझ गए होंगे विजय माल्या की बात कर रहे हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टॉपिक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला इंडिया से करके भाग गया था। तो जो भी लोग इंडिया में घोटाला करके भागते हैं करोड़ों रुपए का, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहलाते हैं, भगोड़े आर्थिक अपराधी कहलाते हैं, राइट। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल कोर्ट ने 3 लोगों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। स्टर्लिंग बायोटेक केस का ये मामला था, इसमें किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिक्वेस्ट करी थी स्पेशल कोर्ट से ये करने के लिए, 3 लोगों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए, और ये 3 लोग डिक्लेयर हो गए हैं। और पूरा मामला क्या है इसको आप समझ लो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, बट फिर भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उस पर जांच कर रही थी, और ये जांच इसलिए कर रही थी क्योंकि सीबीआई ने 2017 में 2 एफआईआर रजिस्टर कराई थी स्टर्लिंग बायोटेक के अगेंस्ट, और जिनमें से एक जो मामला था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, करप्शन का था। इस एक मामले के अंदर कुछ पैसा जो था जिसको इनकम टैक्स मतलब डिपार्टमेंट के एक अननोन ऑफिशियल से इन्होंने क्या किया था, वो पैसे जो ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराने की कोशिश करी थी, राइट। तो ये एक मामला इस प्रकार का एक सामने आया था मनी लॉन्ड्रिंग का। दूसरा मामला जो सामने आया था वो बैंक से रिलेटेड था, बैंक लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड। ये जो एजेंसी है स्टर्लिंग बायोटेक, तो इसने 8100 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया था और बैंक का लोन इसने चुका नहीं पाई, और फिर ये भाग गए आप, राइट, भगौड़े हो गए हैं। तो यही चीज है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यही चीज कहलाती है कि जो भी व्यक्ति बड़ा इकोनॉमिक घोटाला करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके या कोई भी बड़ा घोटाला करके इंडिया से भाग जाते हैं, तो उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज करते हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट होता है, राइट, और इकोनॉमिक ऑफेंस उनके खिलाफ एटलीस्ट 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और वो इंडिया से भाग गए हैं लीगल एक्शन से बचने के लिए, तो ऐसे लोगों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है। तो ये 100 करोड़ वाली लिमिट आपको पता होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ऊपर का जो अपराध होता है इस प्रकार का, तो उन्हीं व्यक्तियों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। पूरी प्रोसीजर क्या होती है, तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हम लोग को देखने को मिल रही थी, राइट। तो ये फिर क्या करती है, ये एक एप्लीकेशन फाइल करती है स्पेशल कोर्ट के पास। जैसा अभी अपन ने देखा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इन्होंने स्पेशल कोर्ट को जो है वो कहा था, मतलब रिक्वेस्ट करी थी, तो एप्लीकेशन जो है वो डाली थी। तो यहां पर यही वाली बात बताई जा रही है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो फाइल करती है एक एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट के पास, राइट। और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये चीज की जाती है, और इसमें पूरी डिटेल मेंशन रहती है कि जो भी
प्रॉपर्टी जिस भी व्यक्ति की यानी कि जो इस प्रकार से भागा है तो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। जैसे किंगफिशर जब्त कर लिया था, किंगफिशर की पूरी प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिला था। विजय माल्या की जितनी प्रॉपर्टीज थी ना, सबकी सब जब्त कर ली गई थी। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि जो भी व्यक्ति ऐसा भागा होता है तो उसकी इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं सबको जब्त कर लिया जाता है, राइट, सील कर दिया जाता है उन प्रॉपर्टीज को। जो भी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से रिलेटेड मिलती है वो पूरी की पूरी इस एप्लीकेशन में मेंशन की जाती है, राइट। और स्पेशल कोर्ट फिर क्या करती है, स्पेशल कोर्ट एक नोटिस इशू करती है उस व्यक्ति को अपीयर करने के लिए, यानी कि वो बोलती है कोर्ट कि आप आइए, कोर्ट में आकर जो है वो आप अपीयर हुई है, यानी कि पेशी करती है, मतलब बोलती है उनको कि आप आकर पेशी दीजिए, आप यहां पर आइए, सामने आइए, राइट। और इनको 6 हफ्ते का टाइम मिलता है कि, और अगर वो व्यक्ति 6 हफ्ते के अंदर अंदर आ गया, कोर्ट में अपीयर हो गया, पेशी कर दी उसने अपनी, तो वो ये जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो ये जो पूरा मामला था वो क्लोज हो जाता है। पर उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फिर नहीं कहा जाएगा, फिर वो केस लड़ेगा अपना कि घोटाले से रिलेटेड, राइट। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है, 6 हफ्ते में वो अपीयर नहीं होता है कोर्ट के सामने, तो उस समय उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और किसके आधार पर, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसका जो एविडेंस देती है, सामने प्रस्तुत करती है, उसके आधार पर उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और एक व्यक्ति जब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो भी वो हाई कोर्ट के पास जाकर चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल कोर्ट ने आज की डेट में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक व्यक्ति को डिक्लेयर कर दिया, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर सामने वाला व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर इस स्पेशल कोर्ट को चैलेंज कर सकता है, राइट। तो ये चीज है, और मामला फिर लड़ सकता है, बोल सकता है, पेश कर सकता है एविडेंस वगैरह कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, क्योंकि अब वो आ गया ना हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बेसिकली पहले 6 हफ्ते और उसके बाद 30 दिन इस प्रकार से समय दिया जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि वो आकर रिजॉल्व कर ले केस, और फिर नहीं आते तो फिर वो लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलती है फिर, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से रिलेटेड, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ आज इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बात हो रही है IATS के बारे में, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन के बारे में। तो आप देख सकते हैं गाइस, ट्रेन को जो है वो जो कंट्रोल किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है पूरी ओवरऑल चीज, ट्रेन के पूरे सिस्टम को कि कहां पर ट्रेन है कहां पर नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये हम लोग पहले फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे सिस्टम के लिए, बट अब हम लोगों ने खुद का ये सिस्टम बना लिया है। तो IATS इस सिस्टम का नाम है, याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, इंडिया में ही ये बनाया गया है। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी हम लोग को मेट्रोस के लिए ये अभी देखने को मिल रही है, और इस टेक्नोलॉजी के तहत अब हम लोग को इंडियन मेट्रोस के अंदर फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, यानी कि हमारी ये खुद की टेक्नोलॉजी होगी, और ये जो पूरा सिस्टम जो होगा ये हम वेरियस सप्लायर जो होंगे हमारे, उनकी मदद से इस पूरे सिस्टम पर काम कर सकेंगे और बेहतर तरीके से, और फ्यूचर में भी इस प्रकार के सिस्टम जो है वो और दूसरी जगह पर हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम जो है वो हमारा खुद का तैयार हो गया है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस प्रकार के सिस्टम के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में। तो ये टेलीस्कोप कहां पर लोकेटेड है, इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए लद्दाख। लद्दाख के अंदर ये टेलीस्कोप लोकेटेड है। ये टेलीस्कोप जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हम लोग को लद्दाख में देखने को मिलती है, वहां पर है ये टेलीस्कोप। 2 मीटर डायमीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप ये हम लोग को देखने को मिलता है, और ये टेलीस्कोप जो है ये ऑब्जर्व कर सकता है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को, दूर दराज के प्लैनेट्स जो होते हैं उनको भी ऑब्जर्व कर सकता है, राइट। और खोज करता है इस प्रकार के प्लैनेट्स की, नए नए प्लैनेट्स की डिस्कवरी करने के ऊपर ये फोकस करता है। कॉमेट्स जो है उनको ढूंढता है, एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है उनकी स्टडी करता है, राइट। और इसके अलावा ये ऑपरेट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है उसके द्वारा, और बेंगलुरु के थ्रू ये ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है, तो एक सैटेलाइट की मदद से ये किया जाता है, राइट। और ये सैटेलाइट जो है ये लिंक है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, क्रेस्ट के साथ, राइट। और न्यूज में ये टॉपिक इसलिए क्योंकि 20th बर्थडे इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि 20th एनिवर्सरी, 20 साल हो गए इस टेलीस्कोप को लाए हुए हमें, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है मेड्स पार्क इन केरला के बारे में। केरल के अंदर ये मेड्स पार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। मेड्स पार्क ये पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है, यहां पर मेडिकल डिवाइसेस जो है वो तैयार की जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये सेटअप हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर, और एस्टैब्लिश किया गया है DST के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, SCTIMST के द्वारा, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हम लोग को DST का देखने को मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया है।
और इसको फंड प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से। और फोकस करेगा ये कि जो हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है उसके ऊपर, हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस यानी कि जैसे कि जब हार्ट अटैक लोगों को होता है तो उस समय एंजियोग्राफी जो होती है, एंजियोप्लास्टी जो होती है, तो उसमें जिस प्रकार की डिवाइसेस उपयोग में ली जाती हैं तो ये हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस होती है, तो उस पर ये फोकस करेगा। और ये फुल रेंज सर्विस प्रोवाइड कराएगा इंडस्ट्रीज को, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कराएगा और मेडिकल डिवाइसेस के इवैल्यूएशन की सर्विस प्रोवाइड कराएगा, राइट। इसके अलावा और सपोर्ट सिस्टम जो है ये क्रिएट करेगा मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के लिए और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए और साथ ही साथ नॉलेज डिसिमिनेशन के लिए, यानी कि और भी इस फील्ड में इस डिवाइस जो है वो और इंडस्ट्री जो है वो तैयार करें तो उनको ये सपोर्ट करते हुए वेरियस नॉलेज, वर्ल्ड क्लास नॉलेज जो है वो शेयर करेगा इंडस्ट्रीज के साथ, जो भी इंडस्ट्रीज मेडिकल डिवाइस को बनाने के ऊपर काम करती हैं, राइट। तो और यहाँ पर वेरियस डिवाइसेस जो है मेडिकल डिवाइसेस वो तैयार की जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये टेलीस्कोप है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये 3-in-1 इमेजिंग टेलीस्कोप है। जो अल्ट्रा वायलेट की जो रेज होती है, स्पेक्ट्रम जो होता है अल्ट्रा वायलेट का, तो जो नजदीक होता है उसको ये ऑब्जर्व करती है, जो दिखाई देता है उसको ऑब्जर्व करती है और जो दूर रहता है फार अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रम होता है उनको ये ऑब्जर्व करती है। और जो हमारा जो एस्ट्रोसॉट है, इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसॉट, ये आप देख एस्ट्रोसैट, ये आप इसमें देखिए फोटो में, तो इसमें हम लोग को 5 चीजें देखने को मिलती है, 5 टेलीस्कोप्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक टेलीस्कोप जो है ये अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, UVIT है, ये 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं। और ये 4 अलग अलग और टेलीस्कोप इसके अंदर शामिल हैं, तो उनमें से एक एस्ट्रोसैट का हिस्सा ये हम लोग को देखने को मिलता है, नजर आता है, राइट। और ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स की मदद करता है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं ये पता लगा सकते हैं कि गैलेक्सीज में ये स्टार्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो उसकी जानकारी एस्ट्रोनॉमर्स को मिलती है, राइट। उससे रिलेटेड स्टडीज मिलती हैं। और जो करोड़ों जो स्टार्स के जो क्लस्टर्स हम लोग को नजर आते हैं, राइट, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो फाइंड आउट करती है, ये ऑब्जर्व जो करती है, तो इससे पहले जो नासा का जो मिशन हम लोग को देखने को मिला था गैलेक्स, उससे 3 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी इमेजेस जो है, यानी कि करोड़ों सितारों की इमेजेस जो है और बेटर तरीके से ये लेकर आती है, प्रस्तुत करती है एस्ट्रोनॉमर्स के सामने, जिससे कि एस्ट्रोनॉमर्स और बेहतर तरीके से इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को डिस्कवर कर सकें और स्टडी कर सकें वेरियस चीजों की, राइट। इसके अलावा यहां पर यह बताया गया था कि ऑब्जर्वेशन जो इसने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया था उसमें इसने गैलेक्सी जो कि हमारी धरती से 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, उसको इसने डिस्कवर कर दिया था। फार अवे गैलेक्सी को इसने डिस्कवर किया था। तो इसके बारे में हालांकि पहले भी अपन ने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है कुछ समय पहले, और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है उसको 5 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, राइट। 5 ईयर्स इसके ऑपरेशन के कंप्लीट हो गए, इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में है। और अभी 27 सितंबर 2020 को एक टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ जायंट रेडियो गैलेक्सीज, भारी मात्रा में जो हम लोग को बड़ी रेडियो गैलेक्सीज देखने को मिलती है, तो उसको भी आप कवर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये टॉपिक मैंने आपको संडे को पढ़ाया था और संडे के दिन मैंने आपको MCQs फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस सामने रखे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के ये जो टॉपिक्स होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो 27 सितंबर के वीडियो पे आप जाइएगा। ये वीडियो आपको कैसे मिलेगा, तो यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, वहां पर लिखिएगा 27 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस जो भी मतलब यानी कि जो पहला वीडियो होगा ये वाला, तो इसके 45 मिनट 22 सेकंड पे आप जाएंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इसका पेड कोर्स में है, पेड मंथली पैकेज में है, उनके पास इसकी PDF आ गई होगी, तो आपको सिर्फ इस जगह पे क्लिक करना है, इस नंबर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने वो टॉपिक खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ सर्च वर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है प्लास्टिक पार्क स्कीम के बारे में, जो कि लॉन्च हुई है। नाम से ही समझ में आ रहा है प्लास्टिक पार्क स्कीम है, तो ये पार्क में प्लास्टिक तो फेंकेंगे नहीं, प्लास्टिक पार्क यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक्स जो बनाई जाएंगी, तैयार की जाएंगी, राइट। तो उसको लेकर ये स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अप्रूवल दिया है कि 10 प्लास्टिक पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे हमारी कंट्री के अंदर। और कौन सी राज्यों में किए जाएंगे? आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर किए जाएंगे। प्लास्टिक पार्क जो होगा वो इंडस्ट्रियल जोन होगा, यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक हम लोग को देखने को मिलेगी, बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, राइट। और प्लास्टिक इंटरप्राइजेस और जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलाइड सेक्टर्स, अलाइड इंडस्ट्रीज, राइट, तो वो यहाँ पर शामिल होंगी। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, जो कि कंप्लीट करेगा अगले 3 सालों के अंदर पूरी इस चीज को, यानी कि पूरी इंडस्ट्रीज वगैरह को, और ये पार्क वगैरह जो है वो सेटअप करेगा, क्रिएट करेगा। और प्लास्टिक पार्क जो होंगे ये मदद करेंगे प्लास्टिक सेक्टर में कि वैल्यू चेन जो है वो तैयार होगी, और
कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी इकोनॉमी को और बेहतर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से। कॉम्पिटिटिवनेस जो है प्लास्टिक सेक्टर के अंदर वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और इसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो काम करेंगी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है वो बेहतर तरीके से प्लास्टिक्स को बना सके, और यहां पर रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से ये प्लास्टिक्स जो है वो तैयार हो, उस पर फोकस किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। जो ऑलरेडी जो प्लास्टिक्स हम लोग को देखने को मिलती है ना कचरे के तौर पर, तो उन प्लास्टिक्स को कलेक्ट करके उनका रिसाइकल किया जाएगा और फिर प्लास्टिक तैयार किया जाएगा, राइट, जिससे कि सस्टेनेबल तरीके से पूरी चीज हम लोग को देखने को मिले, यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान ना हो इस प्रकार से, क्योंकि प्लास्टिक बनती है और वो पड़ी रहती है, और फिर आप जानते हैं कि अगर प्लास्टिक ग्राउंड में पड़ी हो तो आप अगर प्लास्टिक को जलाओगे, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो भी एनवायरमेंट के लिए खराब है वो। उसको अगर जमीन में गड़ा दोगे तो भी एनवायरमेंट के लिए खराब है वो, राइट, सॉइल पल्यूट करेगी वो। तो उससे बेटर है कि इन सब प्लास्टिक्स को हम लोग रिसाइकल करें, तो उस पर ये मेनली फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स प्रोवाइड कराएगी 50% तक का प्रोजेक्ट का, यानी जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसमें इसने सीलिंग लगा रखी है, यानी कि अपर लिमिट, कि इतना 40 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर ही खर्चा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ज्यादा नहीं करेगी, राइट। और बाकी जो पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट और जो जिसकी इंडस्ट्री है उसके द्वारा लिया जाएगा, और उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, राइट। तो ये इस तरीके से भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो कॉस्ट है वो शेयर होंगी प्रोजेक्ट की। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और आज का जो आप लोग के लिए होमवर्क है जिसको आपको कवर करना है वो है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के बारे में पढ़िए, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस होमवर्क किया करो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं कि सर ये होमवर्क करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पर देता हूं जो जनरल स्टडीज के टॉपिक होते हैं, जो कि इजीली आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे। और हालांकि ये सब टॉपिक्स अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो भी मैं आपको लास्ट में जो टॉपिक्स देता हूं ना, उसके करीब 80% टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं, और आने वाले समय में यानी कि अगर रिपीटेड न्यूज में ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो भी मैं करा देता हूं, राइट। बट ये ऐसे जो टॉपिक्स जो मैं आपको एंड में देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस भी काफी हाई होते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है आपकी। इस लेक्चर्स में करंट अफेयर्स की भी तैयारी चल रही होती है, लास्ट में आपको जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देता हूं। जब भी लगता है कि आपको टॉपिक देना चाहिए तो न्यूज से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस प्रकार के देता हूं, जैसे कि अपन ने बात करी थी ना आज इसके बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में, तब ये जोनल काउंसिल मेरे दिमाग में आया तो फिर मैंने जोनल काउंसिल मेंशन किया। तो इसी प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड। चलिए अब ये अपना फिनिश हो गया पूरा, बट मैं आपको बता दूंगा इसकी, अगर आपको मंथली पैकेज को ज्वाइन करना है जिसमें आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और मंथली पैकेज की जो फीस है वो भी काफी कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस होती है। और इस मंथली पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आपको लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है। और पीडीएफ होने का फायदा ये होता है कि आपको अपना समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स के रेगुलरली हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ये मान के चलो कि आपका पूरा समय इस हैंड रिटन नोट्स बनाने में लग जाएगा, राइट। बट मैं आपको जो ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, इस पर मेरा फोकस ये होता है कि आप ये पीडीएफ लें और उस पीडीएफ को आप रिवीजन के तौर पर रखें, ना कि मतलब पढ़ने के तौर पर, क्योंकि पढ़ तो आप लेक्चर के दौरान रही हो। जब ये आप लेक्चर देख रहे हो तो मेरा टारगेट ये होता है, मेरा फोकस होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने पर काम करो, लेक्चर को देखने में काम करो, और बाकी उसके बाद फिर आप अपना जो समय है वो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने पे निकालो। आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, अपने ऑप्शनल की तैयारी करो। फिर रात में सोने से पहले आपके पास रेगुलरली पीडीएफ आती है लेक्चर्स की, तो रात में सोने से पहले उस पीडीएफ को बस आप एक बार स्क्रॉल करके रिवाइज कर लो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपका क्या होगा, एक बार रिवीजन होगा। फिर मैं आपको संडे के दिन वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि संडे से पहले पिछले हफ्ते में जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हुए हैं उन पूरे टॉपिक्स का एक सिंगल पीडीएफ मिलता है आपको, और उस सिंगल पीडीएफ को आप रिवाइज करते हो। तो ये क्या हुआ, आपका दूसरा रिवीजन हो गया, सेकंड रिवीजन। एक रिवीजन तो आपने उसी समय कर लिया था पहले दिन ही, ये दूसरा रिवीजन आपने किया, और तीसरा रिवीजन आप करोगे मंथ के एंड में। मंथ के एंड में मैं आपको सिंगल पीडीएफ देता हूं जो कि पूरे मंथ के उसमें करंट अफेयर्स रहते हैं। तो आपका ये तीसरा रिवीजन हो जाता है। और एक टॉपिक को अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया तो मैं लिखकर गारंटी देता हूं कि आपको मेंस में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। और इतना ही नहीं मिलता, आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, मंथली मैगजीन आपको मिलती है, यानी कि आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग ये मैगजीन आपको दी जाती है, राइट। और अब से मैंने शुरू किया है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन के बाद एक मंथली एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस जिस पैटर्न में आते हैं, यानी जिस पैटर्न में सिविल सर्विसेज आपसे क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पे अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मिनिमम 150 क्वेश्चन होंगे इस फाइल में आपके पास।
तो यहां पर अगर आप ये मंथली पैकेज लेते हैं तो करंट अफेयर्स के मामले में आपको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए मतलब इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अगर फॉलो करी है पूरी चीज, यानी कि मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया है तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आप अगर ये पूरी चीज करेंगे तो 3 बार आपने ऑलरेडी एक टॉपिक को पढ़ चुका है, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में फीड हो गया है, और फिर जब आपका टेस्ट लिया जाएगा मंथ के एंड में तब आप और बेस्ट हो जाओगे, राइट। तो मेरा फोकस यही है कि मेरे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से, तो वो एक भी क्वेश्चन गलत करके ना आए, और उसकी तैयारी मैं यहां पर कराता हूं उस तरीके से। और इसीलिए ये आप ही के सपोर्ट से ये पूरी चीज ऐड हो रही है। और इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर जो ये शुरू किया है, इसमें मैंने यहां पर आप देखिए कॉस्ट नहीं बढ़ाई है, कॉस्ट जो थी वही है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स इस चीज को अफोर्ड करें और फायदा उठाएं, और सिलेक्शन होने के बाद फिर मुझसे मिलने आए, ठीक है। चलो ये चीज आपको बतानी थी। और अगर आपको जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की पीडीएफ चाहिए, 7 महीने की पीडीएफ चाहिए, तो वो उसकी भी पीडीएफ आपको सिर्फ मैगजीन जो है मात्र 300 रुपीज में मिल जाएगी 7 महीनों की। और इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और डिस्क्रिप्शन पर ही ये मंथली पैकेज आपको कैसे परचेज करना है उसकी जानकारी है वहां पर अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। और इसके अलावा चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके आप मुझे वहां पर ऐड कर सकते हैं। एंड अच्छा लगा ये पूरा लेक्चर तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।